हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर। दिस इज मनीषा शर्मा। हम पढ़ रहे थे क्या क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट। उसमें हमारे 3 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन टू लाइट, जिसमें हमने लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। सेकेंड हमने जो कंप्लीट किया था वो पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड हमने जो कवर किया था वो था स्फेरिकल मिरर्स। तो आज का हमारा ये 4th लेक्चर है, वो है इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो कॉनकेव मिरर्स इमेज बनाते हैं उसको हम इसमें फॉर्मेशन करना, जैसे फॉर्म होंगी वो उन्हें हम सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं जब भी हम कॉनकेव मिरर्स में इमेजेस बनाते हैं। जब भी हम कॉनकेव मिरर्स में इमेजेस फॉर्म करते हैं तो हमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि इमेज बनती कैसे है, कि इमेज बनती कैसे है। जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं तब इमेज बनेगी। राइट, ये लाइक ये कोई बेस है और यहाँ पर क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रेज, दो रिफ्लेक्टेड रेज थी, उन्होंने इंटरसेक्ट किया और यहाँ पर जो बनी है ये क्या हो गई, इमेज। तो हमेशा दो लाइंस के इंटरसेक्ट करने के बाद ही क्या होती है, इमेज बनती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले 4 रूल्स। इट कंटेन्स 4 रूल्स। अब अगर हमें ये रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो तभी हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से हमें इमेज फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। अब रूल नंबर 1 क्या होता है, पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो कि पॉलिश्ड होता है फ्रॉम आउटर साइड। अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट है पोल, ये है हमारे पास फोकस, और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो पहला रूल ये बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, पहला रूल बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो क्या होगा, कॉनकेव वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। ठीक है, कोई भी लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो कहीं से भी है, ठीक है, इन्फिनिटी से है, कहीं से भी है, अगर वो रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, हमेशा फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, पहला रूल। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस always reflected टू द फोकस। हमेशा वो लाइन कहाँ से जाएगी, फोकस से। और ये जो ये वाले जो रे है, ये मोस्टली ये आपको हर आगे जो हम पढ़ाएंगे इमेज फॉर्मेशन करना, तो हम ये मतलब ये लाइन हर जगह ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हर जगह होगा। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट रूल आया समझ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर सेकेंड। रूल सेकेंड क्या क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर बनाने के बाद ये पॉइंट हो गया हमारे पास पोल पी, जो कि हमारे पास एफ, और ये है हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेकंड सेकंड रूल ये बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर पे, वो वापस उसी से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्या होगी, सी सी पे इंसिडेंट हो रही है और सी से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी सी से ही होगी। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 3। अब थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे।
ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रूल नंबर 3 बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जा रही है, इसमें क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है तो फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब बिल्कुल अपोजिट टू द फर्स्ट रूल। क्लियर है? अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से पास हो रही है तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट रूल, मैंने कहा था इसके अंदर आपको 4 रूल्स पढ़ने होंगे। लास्ट रूल, रूल नंबर 4, भी क्या कहता है, उसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। ये बहुत इजी रूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या कहते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर डायरेक्ट ना तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ना वो फोकस से जा रही है, ना ही वो कॉनकेव मिरर पे कहीं इस तरफ, ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक कर रही है, या हम कह सकते हैं पोल पर इंसिडेंट कर रही है, तो जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। दैट मीन्स कि अगर इंसिडेंट का एंगल उसका 10 डिग्री था, तो उसका रिफ्लेक्शन का एंगल भी 10 डिग्री होगा। आई होप आपको चारों रूल्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार जरा दोबारा से रिकैप कर लेते हैं हम। पहला रूल बोलता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। दूसरा रूल बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। नाउ फोर्थ रूल ये कहता है लास्ट, कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो पोल से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी थ्रू द सेम एंगल। ठीक है? क्लियर है? अब ये 4 बातों को ध्यान में रखते हुए, इन 4 पॉइंट्स का यूज करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे कॉनकेव मिरर्स की। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर भी अलग अलग टाइप की इमेजेस बनाता है। इमेज कब बनेगी, हम मैंने आपको बता दिया है कब बनेगी, जब कभी भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, इमेजेस बनेंगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है? अ टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात तो इमेज कहाँ बननी है, कैसे बननी है, वो हमेशा डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे हम क्या है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो इमेज हमारी कहाँ बननी है, कैसे बननी है, अब इस मिरर के आगे हम इन द फ्रंट ऑफ मिरर जहाँ-जहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, वहाँ-वहाँ से हमें पता चलेगा कि इमेज कहाँ पर बनी है। ठीक है? अगर मानो हमने, जैसे पहला पॉइंट है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को, वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। हमने पोल और फोकस के बीच में एक बार ऑब्जेक्ट रख के देखा कि इमेज कहाँ बनेगी। दूसरा पॉइंट है कि हमने एक बार फोकस पे ऑब्जेक्ट रख के देखा, इमेज कहाँ बनेगी। थर्ड वन, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख के देखा। फोर्थ वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिफ्थ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। अब नेक्स्ट बचा है, अब यहाँ से तो हो गया कि हमने अलग-अलग, ऐसा भी तो हो सकता है कि रे ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही है, मीन्स अगर इन्फिनिटी से आ रही है तब भी। तो हम ये 6 पॉइंट को इसमें देखेंगे और ये समझेंगे कि इमेज, अगर कोई लाइट रे कहीं से भी कॉनकेव मिरर पर आकर डलती है या इंसिडेंट होती है, तो वो कहाँ-कहाँ अपनी इमेज बनाएगा। क्लियर? तो हम सबसे पहले रे डायग्राम्स में नंबर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में है, तो तब इमेज कहाँ बनेगी? उसके लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना है कॉनकेव मिरर। ये हमने किया पॉलिश। उसके बाद हमें ड्रॉ करनी है एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये हुआ इसका पोल, ये हुआ इसका फोकस एंड ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहा क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, मीन्स टू से ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया। ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है कोई ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स एंड वाई। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो सबसे पहले कोई भी लाइट यहाँ से, ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कहाँ से, रूल नंबर 1,
कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? टू द फोकस। हो गई? नेक्स्ट दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी? दूसरी जाएगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। लेकिन हमने देखा, लेकिन हमें क्या हुआ, यहाँ पर तो ये पैरेलल है, अब इसी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गई, इसी से वापस आ गई, लेकिन ये क्या है, पैरेलल रेज है। तो जो देखने वाला होगा लाइट, अगर जो हम होंगे तो हमें ये लाइट यहाँ से, अब ये तो पैरेलल है तो यहाँ से ऐसे नहीं दिखेगी, हमें दिखेगी ये लाइट यहाँ पर, हम इसे पीछे ज्वाइन कर लेंगे इमेजिनरी लाइन से, और हमारे पास ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, जो वहां था ये हो गया ए डैश और ये था बी डैश। अगर हमने हेड वाले पार्ट को, मीन्स टू से अगर हमने एरो वाले पार्ट को ए रखा है और इसका जो ये टेल है इसको बी रखा है, तो हम इमेज में भी सेम वही करेंगे, ठीक है। तो हमने अगर देखी तो हमने देखा कि इसकी इमेज कहीं यहाँ बनी है, थोड़ी लाइन सीधी नहीं आई है, तो आप इसे जब अपनी कॉपी में बनाइएगा तब आप इसे बिल्कुल ठीक बना लेना, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देख रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है कि एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो वापस आ गई कहाँ से, फोकस से, क्लियर है। दूसरी यहाँ से जो दूसरी एक और रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई, क्लियर है। अब जब हमने देखा तो जो यहाँ से, लेकिन ये लाइट क्या हुई, पैरेलल पैरेलल आ रही थी पीछे से, तो हमने देखा इनको पीछे मिलाकर तो वहाँ पर मिल गई, तो हमें क्या हुआ, एक इमेजिनरी बन गई, एक इमेजिनरी इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो हम इसमें, अब इसमें वी नोटिस दैट कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुई है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द इमेज फॉर्म इज, तो इमेज कैसी है, एक तो तुम्हें दिख रहा होगा पहला पॉइंट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का साइज बताते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, छोटा है, और यहाँ पे कैसा है, बड़ा है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगी ये, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बस यहीं से ही हर चीज देखनी है, यहीं से ही हर चीज देखनी है कि आपको अलग से लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन मस्ट है, पूछा ही जाता है, चाहे 1 मार्क में चाहे 2 मार्क में, ठीक है। तो सबसे पहले लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और अगर कोई चीज लार्जर है तो उसे हम लैंग्वेज, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड। क्या है मैग्नीफाइड, मतलब थोड़ी बड़ी इमेज मिलेगी। नंबर सेकंड पॉइंट, अब दूसरी बात क्या है कि जो हमें इमेज जो मिली है वो कहाँ मिली है, हमें मिली है मिरर के बिल्कुल पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बस इसकी पोजीशन बताने की, इमेज, हमें सिर्फ इमेज को कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट से। थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये इमेज क्या हुआ है, हमने ये इमेज डैश डैश करके बनाई है, तो हमने जो ये डॉटेड पार्ट से जो हमने इमेज बनाई है, कभी भी अगर हम इमेज डॉटेड पार्ट से बनाते हैं वो हमेशा इमेज वर्चुअल होती है, क्लियर। मैंने रियल और वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंस आपको लास्ट वीडियो में बताया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से चेक कर लेना अगर आपको देखनी है तो। अब क्या होगी ये, अब हमने डॉट करके बनाई है तो ये बनी हमारी वर्चुअल इमेज। एंड दूसरी चीज, एक होता है वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब है उसी पोजीशन में, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड, मतलब प्रिंसिपल फोकस के ऐसे ऊपर रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो इमेज है वो भी ऐसे ही ऊपर है, मतलब एज इट इज है, तो ये होता है वर्ड इरेक्ट का मीनिंग, क्लियर है। तो क्या हुआ, जब हमने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिली है वो मिली है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या फिर मैग्नीफाइड, बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया है, तो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है, तीनों चीजें, ये मैग्नीफाइड। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स, ये 3 पॉइंट ऐसे ही हम हर एक केस में देखेंगे, हम इसमें 6 केसेस देखने वाले हैं, हर एक केस में हमें 3 पॉइंट इमेज फॉर्मेशन में जरूर लिखना है। वो एग्जाम में कैसे भी दे सकता है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, देन द इमेज फॉर्मेशन विल बी ऑन डैश, क्लियर। एग्जाम्पल है, अब देखो शेविंग मिरर होता है, शेविंग मिरर में क्या होता है, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा बड़ा दिखाई दे, इस वजह से हम लोग शेविंग मिरर का यूज करते हैं, उसमें हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट तो हम हुए, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, सेम एज इट इज विद मेकअप मिरर। नेक्स्ट डेंटिस्ट मिरर भी इसको यूज करते हैं। अब इसके यूजेस में आगे आपको इसी वीडियो में लास्ट में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट, केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट एफ। हमने केस फर्स्ट पढ़ लिया कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केस
कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो तब क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। इसके लिए भी सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाया, इसको पॉलिश किया, फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहाँ पर पोल बनाया, यहाँ पर फोकस बनाया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। क्लियर है। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पे। हमने ये ऑब्जेक्ट उठाया और यहाँ पर फोकस पर रख दिया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ए और ये हो गया बी। फोकस पे बिल्कुल वही 2 पॉइंट्स जो मैंने वो रूल्स बताए थे, अकॉर्डिंग टू रूल्स एज इट इज करना है। कैसे, हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे गई, जाने के बाद कहाँ से पास होगी, वो फोकस से। भले ही चाहे ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है लेकिन वो टकराई तो किस पे पहले है, कॉनकेव मिरर पे। अब दूसरी चीज, दूसरी कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और ये हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइट अगर हम पीछे से मर्जी चाहे जितना बढ़ा लें, आगे मर्जी चाहे जितना बढ़ा लें, डॉटेड में भी, ये मिलने वाली नहीं है बिकॉज दीज आर पैरेलल रेज। क्लियर। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इमेज कहाँ बनी, पहले इसके एरो बना देते हैं। ये एरो बहुत ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि रे कैसे, लाइट रे कैसे आई है कैसे गई है। एग्जाम में भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं बनाओगे तो शायद एग्जामिनर आपको मार्क्स ना दे, यहाँ पे मार्क्स कट कर ले। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, जब ये मिलेंगी नहीं तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, इमेज एट इन्फिनिटी। तो हमने आपको यही बता दिया है। ठीक है, पहली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, फोकस से वापस आ गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वहां से वापस आ गई। इमेज हमें कहाँ मिली, इन्फिनिटी पर। वही चीज अब हम इसमें वापस रखते हैं, ये 3 चीजें। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इमेज कहाँ बनी है, अब पहले बताओ। अब अगर ये कहीं पे मानो यहाँ बने तो ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, लार्जर बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब मैंने सेकेंड बताया था कि पहले में तो हमें ऑब्जेक्ट का साइज देखना है, सेकेंड वाले में हमें क्या देखना है कि इमेज हमारी बनी कैसी है, एक हमेशा क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अगर हम ऑब्वियसली बात है पीछे तो हम बनाएंगे नहीं, अगर बनेगी तो उधर ही बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, अभी मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ कि इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने उसमें इरेक्ट देखा था, इसमें इन्वर्टेड देखेंगे। दूसरी चीज, ठीक है, अब नेक्स्ट, इमेज कहाँ बनी है, एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई है, इन्फिनिटी। वही 3 पॉइंट्स जो हमने वहां लिखे थे इमेज को देख के, ऐसे हमने यहाँ लिख दिए। अब इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है, अब रियल का मीनिंग, वो सॉरी, हमने इरेक्ट का मीनिंग देखा था। इरेक्ट मतलब उसी पोजीशन पे, अगर मतलब यहाँ है तो ऐसी। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। इमेज क्या बन रही है, उल्टी मिल रही है हमें। ठीक है, अब इमेज यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब मानो यहाँ बन गई, एक इमेजिनेशन है, कैसी बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी। ऐसा है नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ इमेजिनेशन थी। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड मिलेगी। आई होप आपको केस 2 भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, हाँ पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी। कहीं मानो यहाँ पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट इतना है तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। इसमें कैसे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज। ठीक है, यूजेस, अब इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखो, इसका टॉर्चेस का क्या एग्जाम्पल है। अगर हम इसे टॉर्च जलाते हैं, आपको पता है टॉर्च जलाते हैं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक तरीके से लाइट जो है वो बहुत दूर तक जाती है। कार हेडलाइट है, लाइट बहुत दूर तक जाती है जिससे हम बहुत दूर का देख सकें। क्लियर है, तो यही इसका यूज है कॉनकेव रिफ्लेक्टर का टॉर्चेस में भी। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी मीन्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स ड्रॉ, कॉनकेव मिरर बनाया, पोल बनाया, फोकस बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो बना लेते हैं, रोकी गई। ठीक है, अब क्या हमने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्लियर है, अब वही सबसे पहले कहाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और क्या हुआ,
फोकस से वापस आ गई। ये इसका जाने का रास्ता, ये इसका आने का रास्ता। सेकंड क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई। ठीक है थोड़ा सा अजीब बन गई है थोड़ी सी। अभी इसे हम देख लेते हैं। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अब मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो मुझे तो ऐसे ही बनानी पड़ रही है। ठीक है, फिर भी बन गई। क्या हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई थी, फोकस से वापस आ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई। हम कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल मतलब कॉनकेव मिरर में सामने ही बने इमेज। ठीक है, पीछे अब हम फिर मिलाएंगे, फिर ये पैरेलल रेज हैं, पीछे तो मिलेंगी नहीं। अब हमने क्या किया, इसको आगे मिलाने की कोशिश करी तो यहाँ पे मिल गई है। अब हमने ये बना दी इमेज। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जहाँ पर एरो होगा, अगर हमने एरो को ए मार्क किया है तो इसको भी ए डैश मार्क करेंगे, अगर एरो को बी मार्क किया है तो ये हो जाएगी बी। क्लियर है। अब हमें बस जो दिख रहा है वही बताना है। क्या दिख रहा है, एक तो हमें मिल रही है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हमें दिख रही है वो क्या दिख रही है, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, बिल्कुल उल्टी लटकी हुई इमेज मिली है। और रियल का मतलब है कि हमें डॉट या फिर हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर के पीछे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अब दो तो हमने बना लिए हैं इसके, कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, और बनी कहाँ पर है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी। क्लियर, उसके तीनों पॉइंट समझ में आ गए। ये बस वही लिखा है जो बताया कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। अब एक चीज, अ रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। हमेशा, अगर मैंने पीछे अगर आपको पढ़ाया है तो आपने देखा होगा कि वर्चुअल के साथ एक वर्ड आया था इरेक्ट। ठीक है, चलो उसे छोड़ते हैं, लेकिन ये वर्ड रियल और रियल के साथ नहीं आया, रियल के साथ तो इन्वर्टेड वर्ड ही आया है। क्लियर है, सेकेंड वाले में भी रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड आया है। तो इसमें क्या है कि रियल इमेज हमेशा, अगर कोई इमेज रियल बनेगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनेगी। अगर कोई इमेज वर्चुअल बनेगी तो वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, या हम कह सकते हैं पेयर वाइज है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट सी। अब जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, लेट्स ड्रॉ अगेन कॉनकेव मिरर, principal axis, that is pole, that is focus, and it is center of curvature। और हमने ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट। क्लियर है। अब हम बनाते हैं फिर से क्या, इमेज बनाओ। पहली लाइन वही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, अब ये देखो, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब ये लाइन पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के और ये फोकस से वापस आ गई। अब ये ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही है, वे वापस तो आएगी नहीं ऑब्वियसली। अब यहाँ से कैसे जाएगी, अब इसके टेल से तो वापस जाके नहीं आने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर रखा है इमेज, यहाँ पर है, फोकस वाले केस में दूसरा था, अब यहाँ पर रखी है, यहाँ से तो नहीं जाएगी, ऑब्वियसली जाएगी तो इसके ऑब्जेक्ट के अपर साइड से ही। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये दूसरा वाला जो पॉइंट होगा वो फोकस से पास होगा, और अब ये पैरेलल, अब फोकस से पास होती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो गई, यहाँ से गई, यहाँ से वापस आ गई। ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये हो गया हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूसरा, बी डैश ए डैश, ये हो गई हमारे पास इमेज। एक चीज, एक मिनट, ये हो गया हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या हुई, ए डैश बी डैश। तो हमारी इमेज बनी कहाँ है इसके ऑब्जेक्ट की, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हमारा पॉइंट था सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है। ये वाला कौन सा रूल था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस से पास होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। वो हमारे पास रूल था, रूल नंबर 3। हमने इसमें रूल नंबर 3 का यूज किया है, रूल नंबर 1 का यूज किया है, दोनों रूल यूज किए। अब हमने फिर उसके बाद दिए। अब इसके बाद हमें जो मिला है वो क्या मिला है, तो देखो
सबसे पहली बात तो साइज अगर हमें देखें तो साइज हमें उतना ही दिख रहा है जितना एक्चुअल में है। इसके साइज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके साइज पे क्या हुआ? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इतना ही इसका साइज था, इतना ही इसका है, तो हम कहेंगे सेम एज द ऑब्जेक्ट। साइज कैसा है? सेम एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, कहाँ बनी है इमेज? कहाँ बनी है? एट सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट था और वहीं पर ही इमेज बन गई। नाउ नेक्स्ट, एक तो हमने बता दिया कि भाई सी पर और कैसी बनी है, साइज भी बता दिया है। अब इसके बाद कहाँ बनी है? सी पर बनी है, सेम साइज हो गया। लास्ट चीज बची क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। बताया था कि रियल का पेयर कौन है? इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड से दूर नहीं जाता, वर्चुअल इरेक्ट से दूर नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि उल्टी लटकी हुई इमेज मिल रही है। अगर उल्टी लटकी हुई मिले तो मतलब इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम एज द ऑब्जेक्ट। बता ही दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जब कॉन्केव मिरर इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अगर वो सी के पीछे होगा, अगर हम इस साइड से पहले हम कॉन्केव मिरर बना लेते हैं, ये हमारा बना कॉन्केव मिरर, ये हमारी बनी प्रिंसिपल एक्सिस। तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब हमें बहुत अच्छे से आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? बियॉन्ड सी। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कॉन्केव मिरर की साइड से देखेंगे तो सी के पीछे है, और वैसे अगर हम देखेंगे तो सी के बिल्कुल सी से पहले है। ये हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है। देखो फिर से, अब क्या होगा? वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, फोकस से वापस आ जाएगी, गई वापस आ गई। अब उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट हुई, तो कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी यहाँ पर, इमेज बनी यहाँ पर। और ये क्या हो गया हमारे पास? ये हेड वाला पार्ट ए डैश एंड टेल वाला पार्ट बी डैश। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो इसके 3 पॉइंट्स कौन कौन से? एक तो बनी है हमारे पास इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत बड़ा था लेकिन इमेज बहुत छोटी बनी है। छोटी बनी है तो मतलब हम कह सकते हैं कि स्मॉलर को ही हम क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड बोलते हैं। स्मॉलर बनी है ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये वर्ड्स हम मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब एग्जाम में हम आगे मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल से देता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से देता है, तो इसलिए आपको ये वर्ड लर्न करने हैं। वो ये नहीं बोलेगा व्हेन द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दूसरी चीज क्या मिल रही है? वही रियल एंड इन्वर्टेड। बनी कहाँ पर है इमेज? इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बिल्कुल बीच में। ठीक है, हो गया केस फिफ्थ भी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले हम ये पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। ये तो हमने इसको बता दिया, बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड। अब इसके एग्जाम्पल, अब ये वाला आपको कहाँ पर मिलेगा देखने के लिए? देखो, जब स्पून हम देखते हैं, जो स्पून में वाला अंदर वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, जिसका बाहर बल्जिंग वाला पार्ट है उसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। मैं बल्जिंग वाले पार्ट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर इस तरीके से अपना फेस देखते हैं, तो क्या होता है कि हमें अपनी खुद की इमेज इन्वर्टेड दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है हमें अपनी। ठीक है, और क्या होता है कि इमेज एक्चुअल में देखें तो बहुत छोटी दिखाई देती है। फेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन इमेज थोड़ा साइज उसका छोटा होता है। तो ये वाला एग्जांपल तब होता है कि इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है, या फिर हम उसे इस तरीके से देख रहे हैं, तो जिससे हमें हमारी इमेज कुछ इस टाइप से शो होगी। क्लियर है? हाँ, तो अब आता है हमारा लास्ट केस, केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इंफिनिटी पे हो, तब इमेज कहाँ बनेगी? तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने बनाया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा कि रेज कॉनकेव मिरर पे पड़ेंगी, लेकिन कहाँ से, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी से ही रेज आएंगी। लाइक पहली रे आई यहाँ पर और दूसरी रे आई यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ये रेज जो आ रही है हमारे पास, ये आ रही हैं इन्फिनिटी से, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आई। अब हमने जो रूल नंबर 4 पढ़ा था उसमें था कि अगर कोई भी रे पोल से पोल पे आकर इंसिडेंट होगी, वो क्या होगा, जिस रास्ते से आई थी उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ पे एंगल मेजर नहीं करना है, ये सिर्फ हमारा रूल नंबर 4 था कि जैसे वो आई वो किसी चीज से पास नहीं होगी, एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट था हमारे पास, अब ये दूसरी वाली यहाँ पे है, दूसरी वाली यहाँ है, तो क्या होगा, अब सेकंड वाली यहाँ पे, दूसरी वाली इस तरीके से यहाँ टकरा जाएगी। यहाँ टकराने के बाद ये इसकी इमेज कुछ इस तरीके से यहाँ बन जाएगी, ठीक है। इसको आप फोकस को यहाँ से हटा दो, फोकस यहाँ बना लो, क्योंकि फोकस में मीट होगी, लाइन यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो जो हमारी ये इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, वो बनी है हमारे पास एट फोकस, ठीक है। अब उसके बाद इसी में हम 3 पॉइंट लिखेंगे, तो इमेज कहाँ बनी है, एट फोकस। आप जब बनाओगे तो ये इसमें ऐसे ही आएगी, मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, तो लेकिन यहाँ पे एफ आप यहीं पे ही मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था, कहीं से दूर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट बड़ा था, हमें कैसी मिल रही है इमेज, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी मिल रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, कैसी मिली हमें ऑब्जेक्ट इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट मिली, इमेज मिली है रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमने देखा कि व्हेन द इमेज, अब हमने जब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ का बनी है, एट द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। अब एक नोट है जो कि आपको संभाल के रखना है अपने पास, वो ये कहता है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर वो कॉनकेव मिरर के फोकस पे है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। क्लियर है, दोनों कहाँ हैं एक दूसरे के, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के जिसे कहते हैं रिवर्स है, बिल्कुल, ठीक है, अपोजिट। तो बस आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर समरी है जिसे आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं, लर्न करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझाया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। सबसे पहला पॉइंट, जब ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये इमेज की पोजीशन, जब कहाँ रखा हमने, पोल और फोकस के बीच में रखा ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी बनी है। अब इन्फिनिटी पे बनी है तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। इस केस में क्या मिलेगा, लार्ज इमेज, बड़ी मिली थी हमें इमेज, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट हमने क्या करी था, इसमें डॉटेड बनाई थी, ठीक है। अब उसके बाद फोकस वाली क्या होगी, हाईली एनलार्ज, अगर इन्फिनिटी से आ रही है, सॉरी इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो बहुत बड़ी, कहीं जाकर बहुत बड़ी बनेगी, और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। इन्फिनिटी पे है तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है, बिल्कुल पीछे, या हम कह सकते हैं अगर दूसरे तरीके में, एनलार्ज इमेज, रियल और इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर है तो पोजिशन ऑफ इमेजेस एट सी equal to the object and real and inverted. If our object is beyond C, then position of the images between F and C and size of the image is diminished and nature of the image is real and inverted. I hope आपको ये बहुत अच्छे से रे डायग्राम्स बनाने सीख गए होंगे आप, और अब ये लर्न तो आप लर्न करने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझोगे तो हमेशा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स का यूज़ कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे होता है। सबसे पहली बात, मैंने वैसे तो ऑलमोस्ट इसके यूजेस आपको सारे बता दिए हैं कि
इसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी कब रखी है, बट फिर भी एक बार हमने यहाँ पे पूरा आपको बिल्कुल इकट्ठा जैसे कह देते हैं एक साथ लिख दिया है, जिसमें आप इसे डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। कॉनकेव मिरर को हम यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, जिससे कि वो पेशेंट का जो इमेज है टीथ की, वो उसे पूरी तरीके से लार्ज देख सके। लाइक कैसे? कि जैसे बोलते हैं कि अगर किसी भी प्रॉब्लम है, अगर किसी के एक टूथ में प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल उस पे फ़ोकस पे, उसको बिल्कुल फ़ोकस करके अगर वो इमेज को देखेंगे कॉन्केव मिरर का यूज़ करके, तो क्या उसके अंदर डिफेक्ट है उसको लोकेट करने के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए। क्लियर है? तो इसीलिए वो उसको यूज़ करते हैं। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज़ शेविंग मिरर्स, ये मैंने आपको बता दिया था, जिससे कि हमारा फेस का साइज़ थोड़ा बड़ा दिखे। इसी वजह से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं शेविंग मिरर्स में, या हम कह सकते हैं एंड इन मेकअप मिरर्स आल्सो, एंड इन मेकअप मिरर्स। ठीक है? अब कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज़ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, टॉर्चेस में, व्हीकल में, हेडलाइट्स में। अब यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम बिल्कुल जैसे मानो हम टॉर्च का यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मतलब वो लाइट जो होगी वो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है? तो इसलिए हम इसमें कॉन्केव मिरर का इसमें भी यूज़ करते हैं। कॉन्केव मिरर को यूज़ किया जाता है एक एक तरीके से डॉक्टर्स हेड मिरर्स में, अगर वो ऑपरेशन कर रहे हों, या फिर जैसे हमारी नोज़ में, ईयर में, थ्रोट में या आई में, किसी भी बॉडी पार्ट का अगर उन्हें पूरा डिटेक्शन करना हो, तो वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं अपने हेड पे मिरर लगा के, आपने ये सब देखा होगा। कॉन्केव डिशेज़, अब एक्चुअल में क्या होता है कि कॉन्केव डिशेज़ को भी हम यूज़ करते हैं एज़ अ डिश टीवी एंटीनाज़। लाइक कैसे? जैसे ये हमारे पास क्या है, डिश टीवी है एक तरीके से, हमने इसे यूज़ किया हुआ है। तो एक कॉन्केव मिरर की शेप में है, तो इसमें कहाँ होंगी, रेज़ जो होंगी वो इनर साइड आएँगी। क्लियर है? इनर साइड आएँगी तो सारे जितने भी टीवी सिग्नल्स होंगे उनको रिसीव करेंगी, दूर-दूर से जितने भी आ रहे होंगे, इन्फिनिटी से आ रहे होंगे, उनको रिसीव करेंगी सैटेलाइट्स को। लास्ट लार्ज कॉन्केव मिरर, बहुत सारे कॉन्केव मिरर जो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, वो एक्चुअल में हीटिंग सोलर फर्नेसेस, जो सोलर फर्नेसेस होती हैं, उसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि जिससे कि सन सन की जो हीट रेज़ हैं, उनको वो फ़ोकस करा सके, एक जिससे कि बहुत ज़्यादा उन्हें हीट प्रोवाइड हो सके। क्लियर है? एक पॉइंट पे उन्हें फ़ोकस करा सके। ठीक है? इस वजह से, जिससे अगर हम उन्हें स्टील वगैरह अगर हम इसकी जगह यूज़ करते हैं, तो वो उससे क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। इसलिए हम तो कॉन्केव मिरर का वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी से भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जितना मैंने आज यहाँ तक आपको पढ़ाया है। तो थैंक यू।